गुड आफ्टरनून बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी आकांक्षा मैम फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, सम स्टूडेंट आस्किंग फॉर द शॉर्ट नोट ऑफ द चैप्टर। वैसे मैं आपका ये चैप्टर लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट कुछ बच्चों के मुझे DM आए थे कि मैम नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। सो आई मेक अ वीडियो फॉर द क्विक रीजन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर का नेम होता है वो अपने आप में ही एक इंट्रोडक्शन होता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि ऐसा संसार जहाँ सब कुछ लिविंग है। तो द वर्ल्ड दैट कंपोज अ लिविंग कॉम्पोनेंट दैट इज लिविंग वर्ल्ड। अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि इसमें हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें कंटेंट मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन हम बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लाइफ, अबाउट द व्हाट इज़ लिविंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूट बाय द लिविंग थिंग्स। अब इम्पॉर्टेंट की में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग बींग्स, क्लासिफिकेशंस, उनकी टेक्सोनॉमी एंड देन सिस्टमेटिक्स। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, ऐसे एड जो हमें पूरी आपके टेक्सोनॉमी, आपकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक आपके बोटेनिकल गार्डन हो गए, जू हो गए, म्यूजियम्स हो गए और आपकी कीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है यह मैं आपको बाद में चैप्टर के आगे बताऊँगी। इंट्रोडक्शन, लाइफ मीन परसिस्ट, यानी कि जीना। जो सब्सटेंस लिविंग की कैटेगरी में आते हैं और लाइफ परसिस्ट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फॉर द एग्जांपल आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, आइदर आपके मेल और फीमेल। ठीक है, और वी कैन से दैट आवर बॉडी इज अ सेलुलर पूल, वी हैव सम पार्ट, वी हैव सम मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज chemical reactions and the changes we are getting product, and the whole sum of these chemical reaction is called cellular pools। आपको पता है हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनसे प्रोडक्ट बनता है और ये सारा सेलुलर पूल क्या कहलाता है, हमारी ये सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, सेलुलर पूल। एंड दीज रिएक्शन आर डन थ्रू आउट द देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ। ठीक है, देन सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। आपको पता है 2 टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है, लिविंग में क्या होता है कि हैज़ लाइफ, ठीक है, नॉन लिविंग में होता है कि हमारे नॉन लाइफ। अब आपकी जो लिविंग है उनमें क्या होती है, इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो साइकोलॉजिकल होती है, देन एक मेटाबॉलिक होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक जो केमिकल रिएक्शन जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, उसके बाद और ये क्या होते हैं, ये सारी रिएक्शंस इनके लाइफ स्पैन तक होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ लिविंग। अब लिविंग क्या होता है, लिविंग में क्या क्या से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। आपको पता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वेरी बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए मिनिमम 1 सेल होना, यानी उसका यूनिसेलुलर होना ज़रूरी होता है। देन लास्ट टर्म इज होती है एमरजेंस। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ग्राम्स। ग्राम से आपको मैंने बताया था ना, एक ग्राम टर्म होती है, तो ग्राम से हम क्या बनाएंगे, ग्राम्स, और इससे GRAMCE से आपकी ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होती है, इससे आपको इजी रहेगा। अब बात आती है NCERT में आप क्या क्या मेंशन किया हुआ है। NCERT में आपकी 3 टर्म्स मेंशन की हुई है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। अब आप इनसे आप डरिएगा मत कि ये अलग क्या है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का क्या मतलब होता है, हमारा रिप्रोडक्शन। देन सेल्फ ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंटैक्ट एंड एमरजेंस का मतलब हमारा एमरजेंस। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। देन अब आते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर कोई भी ऐसे फीचर्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस चीज़ की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करते हैं, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है आपको वैसे ही उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और डिफाइनिंग फीचर्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इट शुड बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग
एंड इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम इन सारी चीज़ों को में पांचों टर्म्स में ये चीज़ मेंशन करेंगे कि इनमें से हमारी कौन सी टर्म सेल ऑर्गेनिज्म होती है और कौन सी नहीं होती है। फर्स्ट वन इज सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम होता है, देन हमारी इंडिविजुअल बॉडी बनती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक सेल होना यानी यूनिसेलुलर होना ज़रूरी होता है, लाइक हमारा अमीबा एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, डेट इज़ वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, इसलिए क्या है ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का। देन सेकंड वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, जो हमारी सारी आपके क्या होता है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना, इंक्रीज और मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है, ये टू टाइप्स होती है, एक तो मास में ग्रोथ करना, सेकेंड वन इज़ नंबर ऑफ सेल में ग्रोथ करना। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मास में ग्रोथ करना है तो क्या होता है कि मास में यानी कि दो चीज़ें 1 ग्राम की है, एक 10 ग्राम की है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 10 ग्राम की है उसका मास ज़्यादा है तो ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये आप नंबर बढ़ा दो कि एक जगह 2 है एक में 10 है, यानी कि 2 क्या हो गए इसके नंबर बढ़ गए हैं, तो इसलिए उसमें ग्रोथ होगी। इफ़ रिप्रोडक्शन इज डन इन इंडिविजुअल सो देयर इज़ अ नंबर ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर इंडिविजुअल ग्रोथ में रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इसकी सेल नंबर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे ग्रोथ होती है। यूनिसेलुलर में अगर एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, ठीक है, इसमें हम सेल डिवीज़न कराते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो सेल साइज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सेल इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अगर मैं उसमें दोबारा डिवीज़न कराती हूँ तो क्या देखते हैं हम इसमें कि इसमें डिवीज़न के साथ साथ रिप्रोडक्शन हो जाता है, जिससे 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है। तो क्या है यूनिसेलुलर में क्या है, वो ग्रोथ के साथ आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो क्या है दे आर म्यूचुअली इंट्रिंसिक, यानी कि वो आपस में घुले मिले हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि यस दे ग्रो बाय द सेल डिवीज़न एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीज़न। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है। अगर आपको पता है कि मेल के स्पर्म से और फीमेल के एग से क्या मिलकर क्या बनता है, जायगोट। ठीक है, वो 2 स्टेज होता है कि उसमें डिवीज़न कराते हैं, देन वो क्या होता है 2 स्टेज में फॉर्म हो जाता है। फिर अगर इसमें मैं दोबारा सेल डिवीज़न करा रही हूँ तो वो 4 स्टेज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं उसमें दोबारा स्टेज कराती हूँ एंड डिवीज़न तो वो 8 स्टेज सेल में हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें दोबारा रिवीजन कराती हूँ तो यहाँ उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू अडल्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अभी तक रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं, इसमें अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। अगर अब इसमें रिप्रोडक्शन कराते हैं देन वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बना पाता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे तो क्या था कि वो म्यूचुअल इंट्रिंसिक थे और यहाँ क्या है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो। यस, हम ऑल लिविंग ग्रो कर रहे हैं, देखा ना आपने यहाँ पे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज 2 तरह से होती है, इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो मास में ग्रोथ करना, सेकेंड इसके नंबर में ग्रोथ करना। ठीक है, यही तो हो रहा है, एक तो मास में ग्रोथ कर रहा है एक नंबर में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, साइज भी बढ़ रहा है और उसका नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, यही चीज़ इसमें मेंशन है। देन एक मल्टी सेलुलर ग्रो बाय द सेल डिवीजन। यस, अब मल्टी सेलुलर यानी कि क्या है, ग्रो कर रहा है ना सेल डिवीजन से। यस, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ आर रिप्रोड्यूस आर म्यूचुअली इंट्रेंसिक। अब ये तो सब क्या है, इंट्रेंसिक, अंदर से वो कर रही है। ठीक है, अंदर से ग्रो कर रही है, पर प्लांट और उसमें क्या होता है, एनिमल्स में बाहर से ग्रोथ करती है, यानी कि हम बाहर से ही तो बड़े होते हैं, हमारा शरीर ग्रो करता है, हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, तो ये क्या हमारी एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, देन आ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज ग्रो बाय द सेल डिवीजन, they reproduce by the cell division because they are mutually intrinsic exclusive. Increase in body mass is considered as growth. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देन अब ये देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है, क्या डिफरेंस होता है। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस होती है। क्या प्लांट एक टाइम पे रुक जाते हैं उनकी ग्रोथ? नहीं, वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं उनकी ग्रोथ को, अनलिमिटेड, इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस। ठीक है,
एनिमल्स क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो एक एज तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं। जैसे हम बेबी होते हैं, उसके बाद हमारी एज कुछ 20-30 तक ही तो ग्रो कर पाते हैं, उसके बाद तो हम नहीं ग्रो करते, हमारी हाइट जितनी रह जाती है हम उतने ही रहते हैं, बढ़ती तो नहीं है। तो क्या है, एनिमल्स की ग्रोथ क्या है, लिमिटेड, डेफिनेट, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट इज इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन अक्रिंग कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। क्या होता है, उनके पूरे लाइफ स्पैन में वो चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती है। और इन एनिमल दिस ग्रोथ इज़ वेरी, ठीक है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। वो क्या होती है कि ये पूरी एक सर्टेन एज तक होता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन रिप्लेस लास्ट सेल। और जो ग्रोथ होती भी है सेल डिवीजन की, वो किस लिए होती है, लास्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। अब हमारे दो टर्म हो गए, एक तो सेल ऑर्गेनिज्म और एक ग्रोथ, जिसमें से हमारा सेल क्या है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है, और जो हमारी ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है। अब आप ये सोचोगे कि मैम रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में ही होता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर होगा। अब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 एक्सेप्शनल केस होते हैं। कि ऐसा कौन से केस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे आप अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है। ये कैसे होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। लाइक आपके फंगी बैक्टीरिया या आपके अदर एग्जांपल्स हो गए, बट इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अभी क्यों नहीं है, वही मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि इसमें 3 एक्सेप्शनल है। वो क्या है, एक तो म्यूल है। म्यूल क्या होता है, खच्चर। इसमें 64 क्रोमोसोम होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल में 62 होते हैं मेल म्यूल में, और फीमेल हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। यानी कि 62 का क्या मतलब हो, 31 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक। तो हमने इसके 31 ले लिए, फीमेल हॉर्स के 32 ले लिए, देन 64 म्यूल। तो क्या हो गया, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे बिकॉज दे आर स्टेराइल। क्या हो गया, ये स्टेराइल है। ठीक। नेक्स्ट इज हनी बी। हनी बी में आपको पता है कि एक तो फीमेल क्वीन होती है, एक रानी होती है, फिर कोवर्कर्स होते हैं। तो उनके थ्रू वो अपनी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या हो गए, स्टेराइल। वो भी स्टेराइल हो गए। तीसरे हो गए इनफर्टाइल कपल, जो कभी माँ बाप नहीं बन सकती। ठीक है। तो अभी 3 एक्सेप्शन हो गए जिस वजह से रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस। दिस इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्रिंग इन आवर बॉडी। ये क्या होता है, एक सम होता है जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में इंटरनली हो रही होती है। ठीक है। अब एक होता है इसमें इन विट्रो, यानी कि आपके टेस्ट ट्यूब रिएक्शंस। अब जो हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस कराते हैं, वो रिएक्शंस तो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, बट रिएक्शन वो होता तो नॉन लिविंग है। ठीक है। बट उसकी उस रिएक्शन को क्या कहा गया है, लिविंग रिएक्शन। तो इसलिए हमारा मेटाबॉलिक भी क्या होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हमारे 5 में से 4 तो हमारे क्या हो गए, 2 हमारे डिफाइनिंग फीचर हो गए और 2 हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। तो लास्ट वन इज हमारा है कॉन्शियसनेस, यानी कि हम आपका एमर्जेंस। अब ये क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये क्या होता है, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है। ये बहुत सब में पाया जाने वाला, यानी कि बहुत मामूली सा फीचर्स होता है। ऑब्वियस मीन्स मामूली फीचर। ठीक है। अब इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस हो गया, यानी कि अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। अब ये क्या चीज़ हो गई, प्लांट। अब आप सोचोगे कि मैम प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं, यस करते हैं, क्योंकि उनमें फोटोपीरियडिज्म रिएक्शंस होती है, वो लाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर द एग्जांपल आपका सनफ्लावर हो गया। ये क्या करता है, सनफ्लावर आपने देखा होगा, जिस डायरेक्शन में सन मूव करता है, सनफ्लावर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब एक चीज़ ये तो हो गई कॉन्शियसनेस। अब एक अनदर चीज़ होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियस। अब कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका नॉन डिफाइनिंग फीचर है। वो क्यों है, क्योंकि आप इसमें क्या है, ह्यूमन इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी उसको मतलब क्या कह सकते हैं, भविष्य कर सकते हैं कि हाँ आज जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी हम कह देते हैं कि भविष्यवाणी कर देते हैं ना, कि आज बारिश होगी, आज धूप होगी, तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। पर इसमें क्या हो गया, एक एग्जाम्पल होता है कोमा और ब्रेन डेड केस। इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम लिविंग तो होते हैं, हमारे अंदर लिविंग के रिएक्शंस तो होते हैं, बट हम उस चीज़ को अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो हमारी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट इज सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक, इंटरेक्ट करना, रेगुलेट करना, एवोल्यूशन और स्ट्रीमलाइजेशन। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे? बाय द ट्रिक इज सीरीज, ठीक है। इसमें ई नहीं आएगा, एस से आपके क्या हो गया? सेल्फ रेप्लिकेट, ई एवोल्यूशन, आर से रेगुलेशन, ठीक है, आई से इंटरेक्शन और एस से स्टीमलाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, क्या होती है? डाइवर्सिटी, नो नंबर ऑफ स्पीशीज, रेंज अबाउट कितनी होती है इसकी रेंज? 1.7 अप टू 1.8 मिलियन, या और 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लोकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी अप्लाइड एट अ ग्लोबल लैंग्वेज। डाइवर्सिटी में क्या आता है कि आप जैसे फॉर द एग्जांपल हमारे इंडिया में खच्चर है, यानी डोंकी को आप क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। बट आप किसी अनदर कंट्री में जाएं, ठीक है, तो आप क्या है वहाँ पे उसको उस नेम से उसको नहीं बुला सकते, वहाँ पे उसका अलग नेम है। बट इसीलिए हमारे डाइवर्सिटी में क्या किया कि एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंशन किया गया है। आप कहीं भी जाएंगे आप उसको एक साइंटिफिकली नेम के थ्रू आप उसको बुला सकते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है? स्पेसिफिक नेम्स आर गिवन टू दैट ऑर्गेनिज्म। सो नोमेनक्लेचर इज डन एज पर क्राइटेरिया। ICBN और ICGN है। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या होता है? कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, देन आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज, अफिनिटीज। अब क्या होता है? आप कोई चीज़ आपको टैक्सोनॉमी क्या होती है कि ऐसे प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर की स्टडी करना जो अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। आपको कोई अननोन से आप टैक्सोनॉमी में कौन सी चीज़ आती है? वही चीज़ जो अननोन होती है, ठीक है, बहुत रेयरली फाउंड की जाती है। तो हम क्या करते हैं? पहले उसका आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पर कि वो कौन से ग्रुप में रखी जा सकती है। अब आप उसको हर किसी में तो रख नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए उसका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है अफिनिटीज़। वो क्या होता है? उसका इंटर रिलेशनशिप, कि वो किसके साथ रिलेट कर पा रही है, ठीक है। ये हो गई आपकी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है? इसके लिए वॉज गे और किसके द्वारा किया गया है? कैरेलस लिनेयस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है, इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इन्होंने क्या किया था कि 2 बुक प्रपोज की थी, ठीक है। एक की थी प्लांट्स के लिए, देन सेकंड वन फॉर द एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्या की थी इन्होंने? स्पीशीज प्लेटेरम। अब आप ये देख रहे होंगे इन्होंने जो बुक मेंशन की है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड आपका स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एनिमल्स के लिए क्या है? सिस्टम है ना नेचरा। ये कब पब्लिश की गई थी? ऑन द 1 मई 1753, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूँ, मैंगो, आप इसे हिंदी में आम कहते हैं, ठीक है। अदर स्टेट में आपको मैंने बोला कि आप किसी और अदर कंट्री में जाते हैं तो आपको उसको वहाँ आप मैंगो नहीं कह सकते, और आप अगर ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको मैंगो से इंडिकेट नहीं कर सकते। तो उसका सर्टिफिकेट नेम क्या दिया गया है? मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो क्या है? इसका जेनरिक है, और ये सेकेंड है इसका स्पीशीज़ है। इट शुड बी 2 पार्ट, वो 2 पार्ट में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड आपका जेनरिक का कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड वन स्मॉल, ठीक है, इटैलिक में होना चाहिए। और अगर आप इसे इटैलिक में नहीं लिख रहे हैं तो आप इसे क्या करेंगे? अंडरलाइन करके लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप इसको अगर एस विदाउट अंडरलाइन करके लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या होता है? टैक्सोनॉमिक ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज लिमिटेड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। इट इज़ अरेंज इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या है? अगर मैं सिंगल इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, यानी अगर मैं पर्टिकुलरली किंगडम के बारे में पढ़ूँ, फाइलम के बारे में पढ़ूँ, क्लास के बारे में, तो वो होगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। बट अगर मैं उसको पूरा ओवरऑल सबको इंक्लूड करके पढ़ूँ देन उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? पहले किंगडम आता है, देन फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरस, स्पीशीज़। किंगडम हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है, स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और आप इसकी ट्रिक से किससे याद करेंगे? सीता, गीता, फीता और चेतना ने पकाया खाना, ठीक है।
खाना से के आपका किंगडम, पकाया से फाइलम, चेतना से क्लास, और से ऑर्डर, फीता से फैमिली, गीता से जेनरस, सीता से स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, आपकी सिमिलैरिटीज़ तो इंक्रीज होगी, पर आप क्या देखेंगे, इनमें डिसिमिलैरिटीज़ कम, आपकी वो क्या हो जाएगी, डिसिमिलैरिटीज़ डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सिमिलैरिटीज़ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, और इनकी जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या कहेंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। देन नेक्स्ट आता है आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स हेल्पफुल इन अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे जैसे एड्स जो हमारे किसी भी स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन और म्यूजियम। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज दैट आर डिराइव्ड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। ठीक है, उस हर्बेरियम क्या होता है, जिन्हें हम ड्राई शीट पर प्रेस करते हैं, स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। शीट्स आर अरेंज टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। उनका साइज़ क्या होता है, 11.15 5 × 16.5 इंचेस। ठीक, 1 इंचेस में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर ध्यान रखिएगा आपसे वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है या इंचेस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो देन आप उसको सॉल्व करके मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट्स स्पीसीज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ गार्डन्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट स्पीसीज, ठीक, स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ गार्डन, जिन्हें गार्डन की फॉर्म में रखा जाए, वो क्या होते हैं, हमारे बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लाइक आपके रॉयल बोटेनिकल गार्डन हो गए कीयू इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हो गए होरा में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया आपका लखनऊ में। देन आता है आपका नेक्स्ट वन इज म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ में बी प्रिजर्व इन अ सॉल्यूशन। आप म्यूजियम में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब चीज़ें किस चीज़ में प्रिजर्व की जाती है, एक केमिकल सॉल्यूशन में। वो क्या होता है आपका आपका कौन सा सॉल्यूशन होता है, फॉर्मोलिन। ठीक है, और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स में बी ऑल्सो एज म्यूजियम स्पेसिमेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूज्ड इज एक्चुअली मटेरियल फॉर द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजिकल पार्क्स, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जहाँ पे आपके एनिमल्स, जंगली जानवर आपके रखे जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर्स के लिए, लाइक आपका अलीपुर जू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, अब कीज होती हैं टैक्सोनॉमिकल एड बेस्ड ऑन द आपके इकोनॉमिस्टिक कैरेक्टर्स कॉल्ड एज आपका कपलेट। जो जितने भी आपकी टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या हो गया, आपके इनोमेटलास्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपके कपलेट कहलाते हैं, यूज्ड एज अ क्लासीफाई ऑर्गन। ठीक है, कपलेट हैज़ 2 अपोजिट स्टेटमेंट ईच कॉल्ड लीड। अब आपको समझ में आ गया, लीड्स को कहते हैं जिसमें 2 कपलेट अपोजिट कपलेट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। आपको पता है कैरेक्टर नंबर 1 होता है, जैसे कि P1 P2 अगर मैं ले लूँ 2 कैरेक्टर, एक ड्वार्फ हो गया, एक टॉल हो गया, एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, और सेपरेट किसके होते हैं, और द सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आज आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, और जो चैप्टर डायग्रामेटिकल होंगे या जिसमें थ्योरी ज़्यादा होगी या आपको प्रैक्टिकली मुझे कुछ समझाना होगा, तो वो लेक्चर्स मैं आपके बोर्ड पे मेंशन कर दूँगी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। हाँ, आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेक्शन।